हेलो स्टूडेंट्स। तो सोनाक्स एकेडमी मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री का नया लेसन क्लास 10th आरबीएसई का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिस्ट। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है, 6th चैप्टर है आपका ये। ठीक है ना। और इसके अंदर क्या करेंगे, पहले अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जो कि अपने सिलेबस में 10 प्रकार की है। मेन आपकी है वो 7 है और 3 है वो सप्लीमेंट्री रिएक्शन अपन ऐड कर रहे हैं, ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो। ठीक है, और फिर अपन ने इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कैटालिस्ट। और आज थोड़ा बेसिक बता देंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से लिखी जाती है। ठीक है, उसका कंसेप्ट क्या है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। और फिर अपन ने इसके बाद केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। और आज हमें मेनली 2 केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, जिसका नाम है, फर्स्ट है वो एडिशन रिएक्शन और जो सेकंड है वो एसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है, तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, अब देखो, मैंने सपोज एक एग्जांपल लिया, जैसे मैं लेता हूं मैग्नीशियम रिबन। क्या लिया मैंने? मैग्नीशियम रिबन। और इस रिबन को अगर मैं क्या करूं, बर्न करूं। ठीक है, बर्न यानी इसको जलाऊं। जलाने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना, यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मैग्नीशियम जो रिबन है उसकी एस मिलेगी, यानी राख मिलेगी। और राख के अंदर आपका होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनता है। ठीक है, तो पहले वाले क्या करते थे कि पहले कोई एक्सपेरिमेंट किया भाई मैग्नीशियम रिबन को जलाया और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और फिर उस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को एक पेज में लिख देते थे, ये होता था। अब जैसे आप आगे जाओगे भाई 11th और 12th के अंदर केमिस्ट्री के अंदर क्या है, ओनली ऑन रिएक्शन ही भरी पड़ी है। अब उन सभी रिएक्शन को अपन भाई लिखें तो लिखे भी कैसे है भाई? ऐसे लिखना होता तो भाई एक रिएक्शन को पहले पूरे पेज के अंदर छापो। ठीक है ना, फिर अपने नया कंसेप्ट लेके केमिकल इक्वेशन। भाई केमिकल इक्वेशन को लिखें कैसे? तो क्या होता है, जो सबस्टेंसेस अपने पास है ना, जैसे मैग्नीशियम है, उसको भाई जलाएंगे, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस रखेंगे, उसको जलाएंगे, बर्न करेंगे, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो जो सबस्टेंस बन रहे हैं या फिर ऐड हो रहे हैं ना, उनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो फॉर्मूले होते हैं वो लिखे जाते हैं और कुछ सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। जैसे भाई मैग्नीशियम है, ठीक है, और इसके साथ ऑक्सीजन भी ऐड होगा, तो ऑक्सीजन ऐड होगा तो बीच में भाई प्लस का सिंबल लगाते हैं, तो उन सिंबल से कई बार रिप्रेजेंट करते हैं अपने। और फिर एरो वगैरह लगाते हैं भाई, वहाँ से ये जो रिएक्टेंट है वो इस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये सारा क्या होता है, सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि किसी भी चेंज को या फिर जो भी सबस्टेंसेज हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सिंबल को दर्शाया जाता है। ठीक है, किसके सहायता से? केमिकल इक्वेशन की सहायता से। अब इसको लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो, मैग्नीशियम ले लो, इसका रिबन, और इसको जलाना है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस रखनी पड़ेगी। और ये एरो आपको दर्शा देगा कि ये प्रोडक्ट, ये जो हमने कंबाइन किया है वो आगे प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा। फिर यहाँ पे अपन ये डेल्टा का सिंबल लगा देते हैं, इसका मतलब होता है भाई हीट। आगे जब भी आपको ये सिंबल दिखे ना, त्रिभुज, ठीक है, ट्राइंगल दिखे, तो इसका मतलब क्या होगा, हीटिंग। और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा MgO। ये लो, एक लाइन के अंदर पूरी की पूरी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इसी प्रकार से होता है भाई 11th 12th के अंदर। अब इतना थोड़ा ही लिखेंगे भाई मैग्नीशियम रिबन को जलाया फिर वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये नहीं होता, ये केवल इक्वेशन लिखते अपने आप समझ जाता है कि भाई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। तो ये होती है केमिकल इक्वेशन। कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान लगाना है। क्या ध्यान रखना है वो देखो। सबसे पहले तो केमिकल जो इक्वेशन आप लिख रहे हैं, जो भी आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, वो आपकी बैलेंस होनी जरूरी है। वो बैलेंस आपकी होनी जरूरी है, यानी जितने रिएक्टेंट है ना उतने वहाँ पे प्रोडक्ट के भी मॉलिक्यूल होने चाहिए। जैसे देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ
रिएक्ट करके MgO बना रहा है। यहाँ ऑक्सीजन देखो 2 है, वहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2। पर यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो मैग्नीशियम 2 हो गए, तो यहाँ मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ 2 से इंटू कर दो। ये लो 2 मैग्नीशियम यहाँ, 2 मैग्नीशियम यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन वहाँ। तो केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी जरूरी है। अब जब बैलेंस होगी तो बैलेंस होने के बाद क्या होगा, जो अपन ये बैलेंस कर रहे हैं ना, जिन ये सिंबल ये मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हैं, इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड। सेकेंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका फॉलो होना जरूरी है भाई। ये बात कह दो चाहे ये बात कह दो, एक ही बात है। यहाँ कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी दोनों तरफ का मास है ना वो कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं हो कि भाई मैग्नीशियम का यहाँ वेट कितना ही है वहाँ अलग है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये इधर वाली, तो मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम का भाई वेट कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर तो होता है 12, ठीक है 12 होता है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 24। तो भाई लो 24 है, और कितनी है यहाँ पे मॉलिक्यूल 2, तो 2 इंटू हो गया, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 2 है, और एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो यहाँ पे फिर कितनी हो गई ये 48 है, और ये कितने हो गए 32, 80 ग्राम। 80 ग्राम यहाँ का वेट है, वहाँ का देखो 2, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में देखो 2 इंटू मैग्नीशियम का होता है 24 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ये कितने हो गए 40, और 40 इंटू 2 कितने होंगे 80 ग्राम। दोनों के क्या आ रहे हैं, वेट बराबर आ रहे हैं। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये आपको भाई पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वेट है ना वही वहाँ पे होना चाहिए। वेट अगर आप क्या है कि अनइक्वल कर देते हो ना तो फिर वो केमिकल इक्वेशन सही नहीं है। या फिर आप ये बात कह दो कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दो, बैलेंस करते ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑटोमेटिकली वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपने 2 टर्म्स आते हैं पूरे चैप्टर के अंदर, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वो देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, तो इसकी देखो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोज सब्सटेंसेस which are participate in chemical reaction is called reactant। देखो वो सब्सटेंसेस, ठीक है, जो पदार्थ है जो भी आप ले रहे हो उसकी रिएक्शन करा रहे हो, तो उसमें जो भी सब्सटेंसेस क्या है उस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, ठीक है। जैसे अभी अपने लिया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या कर रहे थे, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है ना। तो जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं ना जो सब्सटेंसेस, उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। सेकंड है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है भाई कि रिएक्टेंट के मिलने से जो भी अपना न्यू सब्सटेंसेस ऑब्टेन होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड अपना क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में समझ में आ गई, इनकी डेफिनेशन वगैरह सब नोट्स के अंदर गिवन है भाई, सब की सब यहाँ पे, यहाँ से आप उतारना मत ले, यहाँ जो लिखा रहे ना वो का वही वहाँ पे नोट्स के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आप थोड़ा ध्यान रखना। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, ठीक है, और इनके बीच में एरो का सिंबल लगाया जाता है, ये आप बात है ध्यान में रखना, ठीक है। और भी है, जैसे 1-2 पॉइंट आपको और बताते हैं कि एरो के ऊपर है ना, ये जो एरो है भाई, कोई रिएक्शन होती है जो कुछ टेम्परेचर पर होती है, कुछ प्रेशर पे होती है, ठीक है, तो वो सारा इस एरो के ऊपर लिखा जाता है। कोई कैटालिस्ट है तो वो भी उसके एरो के ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो भाई जितने भी है, जैसे एक्सटर्नल कंडीशन हो गई ना वो सारी यहाँ पे लिखी जाएगी। और भी है 1-2 पॉइंट, जैसे मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर S लगाया जाता है, और ऑक्सीजन गैस है तो ब्रैकेट के अंदर G लगाया जाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड है तो यहाँ पे भी S लगाया जाता है। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना। तो ये 1-2 पॉइंट है आपके, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और जो कि इस चैप्टर में से बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है,
और इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ज़्यादा आते हैं डिफरेंस बिटवीन के, ठीक है, और भी आते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है कि अपने ये 4 लेक्चर के अंदर कवर होगा। देखते हैं कैसे होगा। पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है। इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि द केमिकल चेंज इन एनी सबस्टेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उसे अपन केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है ना। किसी भी सबस्टेंस के अंदर कोई केमिकल चेंज आता है, जैसे कि अपन दूध को जब जमाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा दही डाल के छोड़ देते हैं और फिर वो क्या हो जाता है, वहाँ पे पूरा दही बन जाता है, ठीक है, उससे दूध का। तो वही है कि दूध के अंदर क्या आ गया, कुछ केमिकल चेंज आ गया ना। तो किसी भी सबस्टेंस के अंदर केमिकल चेंज आना ही क्या होता है, अपन ये केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब अपने जो सिलेबस में जो टाइप्स दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो देखो सबसे पहला है वो है एडिशन रिएक्शन। सेकंड जो है वो है डिसएसोसिएशन रिएक्शन। थर्ड जो अपने है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। सिक्स्थ जो है आपके वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, 6 ये हो गई। सेवंथ जो है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। एट्थ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाइन्थ है आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन। टेंथ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये 10 आपके सिलेबस के अंदर रिएक्शंस हैं, ठीक है, गौर से देख लेने। सबसे पहले है एडिशन रिएक्शन, ठीक है, जो कि आज के लेक्चर के अंदर कवर होगा। फिर है डिसएसोसिएशन रिएक्शन, जो भी आज के लेक्चर में कवर होगा। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये दोनों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर होंगे। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये सारे लेक्चर नंबर जो 3rd आएगा उसके अंदर कवर होंगे। फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समय भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए सबसे आखिरी जो लेक्चर होगा वो अपन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर कराएंगे, ठीक है। तो ये 10 रिएक्शन है आपके सिलेबस में, है तो 10 के 10, पर मेनली जो बुक में दिए हो जाते हैं वो यहाँ तक होते हैं, 7th तक। फिर और यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो इसलिए 3 अपन सप्लीमेंट्री मान लेते हैं रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो अब 1 by 1 इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ये 2 पढ़ते हैं, एडिशन रिएक्शन और डिसएसोसिएशन रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन हमें पढ़नी है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, देखो मैं इनकी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, और आप फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो नोट्स दिए गए हैं वहाँ से डाउनलोड कर लेना, वहाँ इनकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ दे रखी है। तो एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है भाई, कि ये मान लो मेरे पास है कोई 2 सबस्टेंसेज है ए और बी, ठीक है, ये कंबाइन होके मान लो ये एक प्रोडक्ट बना दिया ए बी, ठीक है। 2 सबस्टेंसेस थे ए और बी और कंबाइन होके ए बी बना दिया, बस इसी को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या होती है कि व्हेन 2 or more than 2 रिएक्टेंट्स
आर कंबाइंड एंड फॉर्म एन सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। यही होता है कि भाई दो या दो से ज़्यादा जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक यानी सिंगल प्रोडक्ट बना दे, सिंगल प्रोडक्ट बना देना, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप डाउनलोड कर लेना। जैसे एग्जांपल मैं ले तो जैसे अभी लिया था मैग्नीशियम वाला, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम लिया था, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई थी और मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ हीटिंग का सिंबल जरा लगाना जरूरी है भाई, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ 2 कर दो और यहाँ 2 कर दो। और मैग्नीशियम सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड होती है। फिर सेकेंड अपन बात करें तो बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना देगा। बस कार्बन जैसे वुड होती है ना, लकड़ी, उसके अंदर होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर जब इनको अपन हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल लिया जाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन। इथेन हमने पढ़ा दिया भाई, CH2 डबल बॉन्ड है, CH2 होता है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है हाइड्रोजन के साथ तब, और हीट भी कर देना और निकल की प्रेजेंस रखनी है। ठीक है, निकल कैटालिस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होंगे, जब दो हाइड्रोजन होंगे, एक तो यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाके जुड़ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड है CH3। ठीक है, आपको क्या मिल गया, एल्केन। तो इथेन यानी कि एल्कीन से एल्केन बन गया। ठीक है, तो ये हो गया अपने एग्जाम्पल हो गए। एक जैसे वाटर का भी बड़ा फेमस होता है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके H2O बना देते हैं। ठीक है, फिर अब अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 से इंटू कर दो, यहाँ 4 हो गए तो यहाँ 2 से इंटू कर दो, ये बैलेंस हो गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वाटर का फॉर्मेशन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन, ये सभी के सभी एग्जाम्पल एडिशन रिएक्शन के। इनके अंदर क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, वो आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डिसएसोसिएशन रिएक्शन। डिसएसोसिएशन रिएक्शन, डिसएसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट है। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई रिएक्टेंट है AB, ठीक है, और ये अगर टूट जाए दो प्रोडक्ट्स के अंदर A और B के अंदर, तब अपन उसे बोलेंगे डिसएसोसिएशन रिएक्शन। यानी कि when a single reactant is break down into 2 or more than 2 products in the presence of electricity, heat and sunlight, ये वर्ड लिखने ज़रूरी है, तभी ये रिएक्शन आपकी सही होगी। ठीक है ना, डिसएसोसिएशन रिएक्शन का मतलब होता है कि भाई कोई सिंगल जो रिएक्टेंट है उसको ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर। जब आप इनको तोड़ोगे तो आपको पता है कुछ न कुछ हीट वगैरह देनी पड़ेगी, कुछ न कुछ सनलाइट का कभी काम होगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से भी काम बन जाए। ठीक है, तो ये होता है क्या, डिसएसोसिएशन रिएक्शन। जैसे कि इसके आधार पर डिसएसोसिएशन रिएक्शन आपकी 3 प्रकार की दी गई है सिलेबस के अंदर। जो सबसे पहली डिसएसोसिएशन रिएक्शन है वो है आपकी इलेक्ट्रिकल डिसएसोसिएशन, इलेक्ट्रिकल डिसएसोसिएशन। इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस होनी वहाँ पे ज़रूरी है। इसके जैसे एग्जांपल है, जैसे H2O है अपना, तो H2O क्या होता है, जब इसमें इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होता है, H2 और O2 के अंदर वापस से टूट जाता है। ठीक है, H2O वो H2 यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है। तो अगर आपको रिएक्शन देखनी है तो ये बैलेंस हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये होता है भाई, ये लिक्विड है और ये दोनों गैसेस है, याद रखना ही। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल ले तो देखो NaCl है, अगर इस पर भी आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करते हो, तो ये सोडियम और क्लोरीन गैस के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रिकल डिसएसोसिएशन, यानी कि ये सिंगल रिएक्टेंट वो ब्रेक डाउन होगा 2 या 2 से
ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका जो एग्जांपल है वो जैसे H2 है, ठीक है, H2 टूट जाएगा H2 और O2 के अंदर NaCl है यानी नमक है वो अन्य और क्लोरीन गैस के अंदर टूट जाएगा। तो बड़े फेमस एग्जाम्पल है, आपको देखो ये क्या करना है कि एग्जाम्पल तो आपको याद रखने ही है इसके अंदर, ठीक है, एग्जाम्पल भाई पूरे पक्के याद कर लेना इसके अंदर से, 1-2 एग्जाम्पल आपको याद करने ज़रूरी है। तो नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। एक बात का थोड़ा ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे इकट्ठी होती है और ये एनोड पे, ठीक है। अब अपने आगे चलते हैं, जैसे ये हो गया। तो सेकंड जो डिसएसोसिएशन रिएक्शन का पार्ट है वो है थर्मल डिसएसोसिएशन रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जो सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होगा 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट के प्रेजेंस में इस बार टूटेगा। जो रिएक्टेंट है ना, सिंगल रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट के अंदर टूट जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा, और इन द प्रेजेंस ऑफ थर्मल यानी कि हीट से संबंधित है कुछ, ठीक है, ये होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, और इसको जब मैं हीट करूंगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और CO2 इसके अंदर टूट जाएगा ये, ठीक है। केमिकल इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 3 है, और कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, कैल्शियम 1 है, यहाँ कैल्शियम 1 है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल लें तो जैसे लेड नाइट्रेट है PbNO3 वोल्टवाइज, और इसको जब आप हीट करोगे तो ये टूट जाएगा लेड ऑक्साइड के अंदर और NO2 गैस, ठीक है। अब आप इसे बैलेंस कर लेना, मैंने बैलेंस आपको करना सिखा दिया और अलग से एक वीडियो भी आएगा बैलेंसिंग के ऊपर। तो ये NO2 हो गया, और NO2 जो गैस है ना यहाँ पे, NO2 जो गैस है यहाँ पे, वो गैस आपकी ब्राउन कलर की होती है। किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की गैस निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अपन एक और डिसएसोसिएशन रिएक्शन जो लास्ट है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, जिसका नाम है फोटोलिटिक डिसएसोसिएशन रिएक्शन है ये। और इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका सिंगल रिएक्टेंट है वो 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट्स के अंदर टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में होगा यहाँ पे काम है। जैसे कि ये बड़े फेमस एग्जांपल है AgCl है, AgBr है, ठीक है। तो ये दो कोई भी एग्जांपल ले लो सिल्वर वाले, और इनको जब आप सनलाइट को दर्शाते हैं Hν से, इस प्रकार से। सनलाइट के लिए आपको एरो के ऊपर Hν लगाना पड़ेगा, ठीक है, Hν है ये। और फिर ये किसके अंदर टूट जाएगा? Ag+Cl2, यहाँ भी Ag+Br2, ठीक है। यहाँ 2 लगा देना, यहाँ 2 लगा दो, और यहाँ भी 2 लगा दो, और यहाँ भी 2 लगा दो, ठीक है। केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो ये हो गए कि डिसएसोसिएशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई है कि भाई सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट है, वो 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट्स के अंदर टूटेगा। फिर 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस के अंदर, और थर्मल के अंदर हीट के प्रेजेंस के अंदर, और फोटोलिटिक में सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट से टूट जाते हैं। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, प्रत्येक के आप एक एक एग्जाम्पल याद रखना, वहाँ एक एग्जाम्पल पूछते हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नोट कर लिया। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इन डेप्थ उसकी सारी ट्रिक्स वगैरह हमारे पास है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।